गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट क्लास में ऑड क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका 2014 में क्वेश्चन पेपर आ रखा है। उसके हमने लास्ट क्लासेज के अंदर एनाटॉमी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। और हमने MSN के कुछ एनाटॉमी के क्वेश्चन थे, कुछ MSN से रिलेटेड क्वेश्चन थे, न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। एंड अब आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे जो आपके OBG के इस पेपर में, आपके OBG के 25 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में 2014 में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट आ चुके हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि और स्टूडेंट जुड़ जाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं एंड आपको जो CRPF का एग्जाम आने वाला है उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पेपर, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के साथ मतलब क्वेश्चन डिस्कस करना यहाँ से मतलब कि आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि OBG में से कौन कौन से टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे एंड किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है आपके CRPF का एग्जाम का। सो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी ऐसे क्लासेस नहीं मिलेंगी विद रैशनल। मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स आते हैं आपके सामने राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इस तरीके से करके चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर विद फुल रैशनल एंड साथ में और क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अपनी लास्ट क्लास अभी थी वो एनाटॉमी की क्लास थी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो अब हम शुरू करते हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा गाइस, जल्दी से शेयर कर दो ताकि हम क्लास को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। जल्दी से शेयर कर दो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। रप्चर ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ट्रीटेड सर्जिकली बाई। क्वेश्चन में पूछा है कि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पेशेंट है जिसकी प्रेगनेंसी रप्चर हो चुकी है, जिसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो वहाँ पे जो इम्प्लांटेड जो भी वहाँ पे जो बना हुआ था प्रोडक्ट जाइगोट वगैरह जो भी, वो रप्चर हो चुका है एंड उसको हम सर्जिकली कैसे ट्रीटेड कर सकते हैं। तो उसको समझने से पहले आप ये वर्ड समझिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसे कहते हैं जब आपका ब्लास्टोसिस्ट क्या बनता है। ब्लास्टोसिस्ट तो इम्प्लांट होता है ना, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट ये कहाँ पे इम्प्लांट होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस आपका नॉर्मली ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है। कौन से डे पे, 5th डे पे। क्वेश्चन ध्यान रखना है, पोस्टीरियर वॉल पे इम्प्लांट होता है, 5th डे पे इम्प्लांट होता है। लेकिन अगर ये ब्लास्टोसिस्ट आपके यूट्रस में इम्प्लांट ना हो के इसके अलावा कहीं पे भी इम्प्लांट होता है, उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है ना गाइस। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, वो होती है आपकी ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर, उसको हम कहते हैं ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि हमें पता होता है जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, इंटरस्टिशियल पार्ट, इस्थमस पार्ट, एम्पुला पार्ट, इनफंडिबुलम। इसकी क्लासेज हो चुकी हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। OBG की क्लासेज अपनी बेसिक से शुरू चल रही हैं, एनाटॉमी पीडियाट्रिक फंडामेंटल की। सो फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट आता है इस्थमस पार्ट, इंटरस्टिशियल पार्ट, इस्थमस पार्ट, एम्पुला पार्ट एंड इनफंडिबुलम पार्ट। यहाँ तक क्लियर है ना। जबकि आपका जो एम्पुला पार्ट होता है, एम्पुला पार्ट के अंदर 55% चांसेस होते हैं आपके ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के, जबकि इस्थमस पार्ट के अंदर आपके 25% चांसेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में बन सकते हैं, ये एग्जाम में बनेंगे। फिर मोस्ट कॉमन साइट की बात कर ली। अब जो रिस्क फैक्टर होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, आंख बंद करके राइट आंसर करना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID, ठीक है गाइस। और क्या होता है आपके इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर एक रिएक्शन देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं एरियस स्टेला रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, आपके वहाँ से एंडोमेट्रियम से कंटिन्यू वहाँ से सिक्रेशन होते रहते हैं एंड वहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म ऑफ एंडोमेट्रियम। प्लियोमॉर्फिज्म ऑफ एंडोमेट्रियम, इसे हम क्या कहते हैं, एयर स्टेला रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी से, क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे क्या क्या बन सकते हैं वो ध्यान रखना। तो फर्स्ट आता है जब भी प्रेगनेंसी होती है एमेनोरिया देखने को मिलता है,
ठीक है। दूसरा पेन होता है इस प्रेगनेंसी में, क्योंकि ट्यूबल है, एक छोटी चीज़ है, छोटी ट्यूब है, और जब वहाँ पे कोई चीज़ ग्रो करेगी तो एक दूसरे ऑर्गन को, सेल्स को कंप्रेस करेगी, तो पेन होना वाजिब है। दूसरा पर वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर प्रेगनेंसी रप्चर हो चुकी है तो वहाँ पे आपको पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इसके अंदर हम कोल्डोसिंथेसिस भी करते हैं, सर पढ़ाएंगे एक्टिव प्रेगनेंसी आएगा तब, ठीक है ना। ओके, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सर, ये भी बता दीजिए। इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम डायग्नोस करते हैं, वो हम करते हैं लेपेरोस्कोपी। एंड ये डेली एम्स के अंदर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि लेप्रोस्कोपी इसके अंदर करते हैं हम, क्या लेपेरोस्कोपी ये हम इसके अंदर करते हैं। लेप्रोस्कोपी भी क्या करते हैं, अगर आपसे टर्म दे दे तो आप करना सेल्फिंजोस्कोपी, क्या करते हैं, सेल्फिंजोस्कोपी करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। एंड ये क्या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, फर्स्ट डायग्नोसिस आपकी लेप्रोस्कोपी या सेल्फिंजोस्कोपी। अगर ये ऑप्शन में ना दे रखा हो तो आप करना USG प्लस बीटा HCG का लेवल भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं सेकंड प्रायोरिटी पे। एंड थर्ड प्रायोरिटी पे आपको जो राइट आंसर होगा वो आप करना ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, ये आपका थर्ड बेस्ट आंसर कहलाता है, ठीक है ना गाइस। ओके, अब हम मूव करते हैं। इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या करती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसको हम कहते हैं मिथोट्रेक्सेट। ये क्या आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसको हम कहते हैं। नाउ सर्जिकल, इसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओके। और जो देखो सर्जिकल ट्रीटमेंट, उसको हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में देखो क्या देते हैं इसके अंदर, तो आप बताओ मुझे, आपकी फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, उसे हम कहते हैं साल्फिंक्स आपका फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है। तो आप यहाँ पे जो इसको अगर सर्जरी को, मतलब कि वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी रप्चर हो चुके हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फिंजेक्टोमी। मुझे आप सबके चैट बॉक्स में आंसर चाहिए सबसे पहले, तो सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करते रहना, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मतलब कि आपके आंसर किस में होने चाहिए, चैट बॉक्स में आपके आंसर होने चाहिए। सो जल्दी से सब लोग आंसर करते रहें। एंड जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन है सब आंसर करोगे। देखिए ये मत सोचिए कि हमारा आंसर गलत होता है, राइट होता है। जब तक गलतियाँ नहीं करोगे सीखोगे नहीं। एंड जब गलतियाँ करना, आप गलतियों को सुधार लोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो ये मत सोचो गलत आंसर है कि यार वो मेरा आंसर देख रहा है कि गलत आंसर दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब आपके सामने दुनिया बोलती है बोलने दीजिए, आपको अपना वर्क करना है, आप करो, होनेस्टली करो, एंड आपको सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। सो इतने यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कारण वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दें क्लास को, रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक एंड शेयर आपके होने चाहिए। देखिए यहाँ तक क्लियर है, तो बताओ मुझे राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे सभी लोग, साल्फिंजेक्टोमी। यहाँ तक क्लियर है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके अंडर आएंगे, सबको नोट कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फीटल डिस्ट्रेस व्हाट इज फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ तक क्लियर है सबको, इन फीटल डिस्ट्रेस व्हाट इज फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड। तो देखिएगा क्या होता है फीटल डिस्ट्रेस के अंदर। देखो जब भी फीटल डिस्ट्रेस होता है तो ऐसे बच्चे में होता है जब बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। एंड ऑक्सीजन की कमी मतलब कि उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपोक्सिया, मतलब कि मैटरनल ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटल सर्कुलेशन के थ्रू बच्चे के पास ऑक्सीजन कंटिन्यू नहीं जा रही है, जिससे वजह से बच्चे के अंदर फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। एंड बच्चा वहाँ पे म्यूकेनियम एस्पायरेट कर देता है, मतलब कि म्यूकेनियम वहाँ पे पास आउट कर देता है, जिसको हम कहते हैं क्या, म्यूकोनियम। क्या कहते हैं, म्यूकोनियम। बच्चा ने क्या किया, म्यूकोनियम पास आउट कर दिया। एंड इसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं ग्रीन कलर। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखने को मिलता है। क्लियर, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। क्लियर यहाँ तक सभी को, ओके। नाउ तो देखो राइट आंसर बताओ दिए मुझे सभी लोग। आपका राइट आंसर होगा क्या, म्यूकोनियम। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है गाइस, यहाँ पे वर्निक्स कैसियोसा का मतलब होता है कि देखना, वर्निक्स कैसियोसा के बारे में सुनना कि ये क्या होता है कि ग्रे वाइट कलर का कलर बच्चे के ऊपर सब्सटेंस पाया जाता है, ग्रे वाइट कलर का बच्चे में सब्सटेंस पाया जाता है। एंड ये वर्निक्स कैसियोसा बच्चे के अंदर 20 वीक पे भी बनना शुरू होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है,
टेम्परेचर रेगुलेशन करने का ये काम करता है वर्निस कैसियोसा। देखते हो ना कई बच्चों पे वाइट कलर की लेयर होती है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन करती है, 20 वीक पे बनना स्टार्ट होती है। इसके ऊपर सीबीसीएस ग्लैंड फैट, सीबीसीएस सब्सटेंस एंड फैट सब्सटेंस उस पर प्रेजेंट होते हैं। ये वर्निस कैसियोसा के बारे में बात हो गई। पॉलीहाइड्रोमिनास क्या होता है, जब देखो आपका पॉलीहाइड्रोमिनास से बात करने से पहले एमनियोटिक फ्लूइड की बात कर दूं मैं। एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये कब बनना स्टार्ट होता है, देखो बच्चे में बनना स्टार्ट होता है, लेकिन इसका अमाउंट पूछता है एग्जामिनर, तो देखो 12 वीक पे होता है इसका 50 ml। आंसर देते रहो सभी लोग, 50 ml होता है। 20 वीक पे कितना होता है आप बता दीजिएगा, 400 ml, ठीक है। एंड देन इसके बाद में 36 वीक पे कितना होता है, ये 1000 ml। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले आपसे कि सबसे ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड कब देखने को मिलता है, राइट आंसर करना 36 वीक पे, ठीक है ना। कई बार ऑप्शन में 30 से 32 वीक भी देखिए रखता है, वो भी राइट आंसर होगा, ओके। तो आप करना 36 वीक पे। एंड एट टर्म की बात करते हैं, एट टर्म पे कितना देखने को मिलता है, तो आप राइट आंसर करना 600 से 800 ml, ठीक है ना। और 42 वीक्स पे कितना देखने को मिलता है, तो आप करना 300 से 500 ml। जबकि आफ्टर 42 वीक कितना देखने को मिलता है, तो आप करना 200 से 300 ml। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये सारे डाटा नोट कर लेना आप, ठीक है ना। तो देखिएगा कितना है नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड आपसे पूछ रहे एग्जामिनर, 600 से 800 ml। कुछ भी ना दे रखा हो एज तो ये आंसर टिक करना आप। लेकिन अगर इस एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल मोर देन 2000 ml हो जाता है, उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रो एमनियोस। एंड लेस देन 200 ml हो जाता है, 200 ml हो जाता है, उसे हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रो एमनियोस। यहाँ तक क्लियर है सर, और बताएंगे इसके बारे में, एक्सप्लेन करेंगे जब इनकी क्लास होगी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को। एंड बाइल क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लासेस में समझाया था आपको, ठीक है ना। ये आपके लीवर से रिलीज होता है, ओके। अब आता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम नॉर्मली टेक प्लेस इन। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में आपकी जो गर्ल्स वाला ग्रुप है वहाँ पे भी बहुत काफ़ी डिस्कस चल रहा था इसके बारे में। एंड गर्ल्स लोग काफ़ी कंफ्यूज थे, सब ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कहाँ होता है, एंड जो ट्यूबेक्टोमी कहाँ होती है, वैसेक्टोमी कहाँ होती है, ठीक है ना। इनको यही नहीं पता होता है कि ये जो स्टरलाइजेशन किसको बोलते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से सुनना सभी लोग अच्छे से। तो देखो फर्टिलाइजेशन पूछा है, जनरली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन सर ने चिल्ला के बोला था क्लास में कि एम्पुला के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। एंड जिसकी एम्पुला की आपको पता होता है 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है एम्पुला पार्ट की, ये बताया था सर ने, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन के, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर है। एंड जो आपका जो ट्यूबेक्टोमी होती है, ट्यूबेक्टोमी भी एम्पुला पार्ट में ही करते हैं, ठीक है ना। एंड जबकि ट्यूबल लाइगेशन होता है वो आपका इस्थमस पार्ट में होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप, ओके। अब आपके यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और स्टरलाइजेशन तभी बोलते हैं जब ट्यूबेक्टोमी होती है, ठीक है ना। ट्यूबेक्टोमी मतलब कि ट्यूब ही काट दी गई है, ये इसे कहते हैं स्टरलाइजेशन। एंड कॉर्पस लूटियम क्या होती है वो मैंने आपको समझा रखा है। कॉर्पस लूटियम बनती है जब आपकी ग्राफिन फॉलिकल से ओव्यूम निकल जाता है, उससे बची हुई चीज़ को कहते हैं कॉर्पस लूटियम। इंटरस्टिशियल एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन पे हो सकता था ये आंसर, अगर ये पार्ट नहीं होता तो इस्थमस पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये थर्ड ऑप्शन है, ठीक है ना गाइस। नाउ अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, मैकडोनाल्ड सूचरिंग डन इन। तो मैकडोनाल्ड सूचरिंग समझने से पहले अबॉर्शन समझ लीजिए। देखिएगा अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी प्रेगनेंसी, आपकी जो प्रेगनेंसी होती है फीमेल्स के अंदर लेस देन 22 वीक पे अगर मदर के अंदर जो वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होते हैं वो निकल के आउटर इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं अबॉर्शन। जिसके अंदर बेबी का जो वेट होता है, बेबी का जो वेट होता है वो लेस देन 500 ग्राम का होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, 500 ग्राम होना चाहिए। एंड वाइबल पीरियड कितना होना चाहिए, लेस देन 20 वीक। मतलब तो डेफिनेशन कह सकता हूँ लेस देन 22 वीक से पहले अगर बेबी मतलब कि जो वाइबल प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है, निकल जाता है, उसे हम कहते हैं अबॉर्शन कहते हैं। दो तरीके से होता है अबॉर्शन का, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, एंड दूसरा कहलाता है आपका इंड्यूज अबॉर्शन। इंड्यूज अबॉर्शन के अंदर एमटीपी करते हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन। ध्यान से सुनना, स्पॉन्टेनियस के अंदर थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन एंड रिकरेंट अबॉर्शन, ये आपके टाइप्स होते हैं।
ठीक है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो क्वेश्चन ने पूछा है मैकडोनाल्ड सूचरिंग डन इन, मैकडोनाल्ड सूचरिंग करती है कि ऐसा अबॉर्शन, देखो राइट आंसर तो यहाँ पे रिकरेंट अबॉर्शन, रिकरेंट का मतलब होता है कि जब कोई प्रेगनेंसी 3 बार से ज़्यादा अबॉर्ट हुई हो, बार बार कंटिन्यू लगातार प्रेगनेंसी अबॉर्ट होती जा रही है मोर देन 3 टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो सर्वाइकल, देखो अब इसका कोज बताता हूँ, पर सबसे पहले इसको समझ लो मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है। कि मिस्ड अबॉर्शन के अंदर डेड फीटस देखने को मिलता है मदर के यूट्रस के अंदर। मदर को लगता है कि मेरे मदर प्रेग्नेंट है और उसके बेबी लाइव है, लेकिन वो बेबी डेड होता है। तो मदर को क्या लगता है, उसके अंदर मिस्ड अबॉर्शन के अंदर डेड फीटस होता है। सेप्टिक अबॉर्शन, जब इनकम्प्लीट अबॉर्शन को ट्रीट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से सेप्टिक अबॉर्शन देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन कोज करता है सेप्टिक अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन होता है जब 3 टाइम लगातार कंटिन्यू मदर में 3 बार से ज़्यादा अबॉर्शन हो जाती है, उसे कहते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब होता है कि वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पूरा निकल गया है मदर से, इसके अंदर ओस वगैरह क्लोज मिलता है मदर के अंदर, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। इसके देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन कोज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो वो आता है आपका कंजेनाइटल एनामोलीजिया, कहते हैं जर्म सेल्स डिफेक्ट, ये आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। जबकि सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आप राइट आंसर करना, देखो किसकी बात कर रहा हूँ, ऑल अबॉर्शन की बात करो ना कि रिकरेंट की। मोस्ट कॉमन होता है कंजेनाइटल एनामोलीजिया, जर्म सेल्स डिफेक्ट, जबकि सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस मतलब कि आपकी सर्विक्स ही जो आपकी टाइट, मतलब कि जो मदर के इंटरनल सर्विक्स है वो इंटरनल ओस है वो टाइट नहीं है, बेबी नीचे आ सकता है, मतलब कि बेबी वहाँ से अबॉर्ट हो सकता है। तो और जो जबकि रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में सुनना, मोस्ट कॉमन कोज रिकरेंट अबॉर्शन का वो होता है बैलेंस ट्रांसलोकेशन, मतलब कि जो आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो पोजीशन एक दूसरे से चेंज हो जाती है। जबकि ये तो देखने को मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन में आएगा, सेकंड प्रायोरिटी पे राइट आंसर होगा कंजेनाइटल एनामोली। जबकि इसके अंदर जो सेकंड बेस्ट आंसर होगा किस में, ये आपका रिकरेंट अबॉर्शन में, वो होगा सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी यही होता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, दोनों में। तो देखिएगा मेजरली तो कोज यही माना जाता है, इसकी वजह से देखने को मिलता है। तो क्या होता है, इस चीज़ को इस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोसीजर करते हैं, मदर को सूचरिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं मैकडोनाल्ड सूचरिंग। सर्वाइकल ओस को टाइट किया जाता है एक सूचर की सहायता से, मतलब वहाँ पे क्या करेंगे, सूचरिंग करेंगे उस सर्वाइकल ओस को टाइट करने के लिए, ठीक है ना। सर्वाइकल ओस को टाइट करने के लिए उससे हम क्या कहते हैं, मैकडोनाल्ड सूचरिंग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और इस मैकडोनाल्ड सूचरिंग के लिए जो नीडल काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं सिरोंदकर नीडल, SHRINDOKAR, सिरोंदकर नीडल यहाँ पे काम में लेते हैं। जो कुछ देखो इस तरीके से होती है सिरोंदकर नीडल, तो ऐसे घूम के होती है, मतलब कि ऐसा कुछ इसके अंदर यहाँ से ऐसे छेद सा होता है। देखो आप डाल के देखना सिरोंदकर नीडल कैसी होती है, आपको समझ आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे, अच्छा लगे तो, है ना। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो हर एक चीज़ का रैशनल दे रहा हूँ, सो आपका सपोर्ट होना चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। इसी अगर आपका हमारे लिए बेस्ट रेस्पॉन्स होगा तो हम आपको और बेटर देने की कोशिश करेंगे। देखिए बाई ओवुलर ट्विंस प्रेगनेंसी क्या होती है समझना। देखो प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, वो आपकी 2 तरीके से ट्विंस प्रेगनेंसी देखी जाती है। तो देखना गाइस, ध्यान से सुनना, ट्विंस प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। तो ट्विंस प्रेगनेंसी एक तो होती है डाइजाइगोटिक, तो है ना, और एक होती है मोनोजाइगोटिक। ओके, मोनोजाइगोटिक। तो देखो डाइजाइगोटिक का मतलब क्या होता है कि जब 2 स्पर्म जाके, मतलब कि 2 स्पर्म जाके 2 ओवम को फर्टिलाइज कर दें। अलग से लिख रहा हूँ, डाइजाइगोटिक में क्या होता है, डाइजाइगोटिक में क्या होता है, 2 स्पर्म जाके 2 ओवम को अगर फर्टिलाइजेशन कर देते हैं तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं बाई ओवुलार, ठीक है ना, बाई ओवुलार, जिसके अंदर डाई एमनियन एंड डाई कोरियन प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके अंदर लैम्डा साइन भी देखने को मिलता है। कौन सा साइन देखने को मिलता है, लैम्डा, LAMDA, ये भी आप क्वेश्चन नोट करना है, यहाँ पे लैम्डा साइन देखने को मिलता है। जबकि मोनोजाइगोटिक का क्वेश्चन पूछ ले, इस बार डाइजाइगोटिक का पूछा है तो सोच सकता है इस बार मोनोजाइगोटिक का पूछ ले। तो मोनोजाइगोटिक का ध्यान रखना, क्या होता है मोनोजाइगोटिक में, जब एक स्पर्म जाके एक ओवम को
फर्टिलाइज करे, लेकिन जो जाइगोट बना है वो डिवीजन, उसमें डिवीजन होके वहाँ पे ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाए, वहाँ पे क्या हो जाए, ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाए। तो इसीलिए आइडेंटिकल ट्विंस कौन से बेबी में देखने को मिलते हैं, कौन से मदर में, जिसमें मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो देखिएगा ऐसी कंडीशन में अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा देखने को मिलता है। राइट आंसर डाल देना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ट्विंस प्रेगनेंसी, तो आप राइट आंसर क्या करोगे, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। एंड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलते हैं इस दौरान प्रेगनेंसी में, अबॉर्शन, लो बर्थ वेट एंड कंजेनिटल एनामोली, जी इसके अबॉर्शन एंड ये अबॉर्शन वाला इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो जीपीआर में क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन से, अबॉर्शन, लो बर्थ वेट एंड कंजेनिटल एनामोलीज। ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछना चाहते हैं, इंक्रीज पल्सेशन फेड थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स एट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज साइन। देखिएगा अब फर्स्ट ऑप्शन आता है हगार साइन, गुडल साइन, जोकोमर साइन एंड ओजेंडर साइन। तो देखना हगार साइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, लिख रहा हूँ, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, उसे हम कहते हैं हगार साइन। कब देखने को मिलता है, 6 to 8 वीक पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, हगार साइन। गुडल साइंस क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्वाइकल इस्थमस, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्वाइकल इस्थमस, इसे हम कहते हैं गुडल साइंस, मतलब कि लिप जैसे सॉफ्ट हो जाता है, एंड ये देखने को मिलता है 6 वीक पे। जैकोमर साइन देखने को, जैकोमर साइन या फिर देखो जैकोमर साइन या फिर चैडविक साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, इससे हम कहते हैं जैकोमर साइन या फिर चैडविक साइन। ये भी कब देखने को मिलता है, 6 to 8 वीक पे, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, इससे हम कहते हैं जैकोमर साइन। अब आता है ओजेंडर साइन, इंक्रीज पल्सेशन फील्ड एट द लेटरल फॉर्निक्स। फॉर्निक्स के बारे में सर ने एक्सप्लेन कर रखा है, फॉर्निक्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसकी एंटीरियर वॉल होती है, पोस्टीरियर वॉल होती है, 2 लेटरल वॉल होती है, सर क्या कहते हैं, फॉर्निक्स कहते हैं, जो कि वेजाइना की लेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट, देखिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, फेल्ट पल्सेशन एट द लेटरल फॉर्निक्स, उसे हम कहते हैं क्या, इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स। कब देखने को मिलता है, 8 वीक पे देखने को मिलता है, इससे हम कहते हैं ओजेंडर साइन। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता होता है स्पाइरल आर्टरी, जो कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। कितनी ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है कि मदर के यूट्रस को 700 ml ब्लड सप्लाई होती है, जिसमें से 500 से 600 ml तो मदर के स्पाइरल आर्टरी को सप्लाई होती है। ओके, सो उसी वजह से आपको देखने को मिलते हैं क्या, ओजेंडर साइन। यहाँ तक क्लियर है सभी को, तीनों साइन, चारों साइन के बारे में। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर में आपका ओजेंडर साइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज सिक्रेटेड बाय। क्या पूछा है क्वेश्चन में, बीटा एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, यही पूछा है ऑप्शन में। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है कि कहाँ से सीक्रेट होता है, क्योंकि आपको पता होता है जो ट्रोपोब्लास्ट होती है वो 2 में डिवाइड होती है, साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। जो साइटोट्रोपोब्लास्ट होती है इनर लेयर होती है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट होती है आउटर लेयर होती है। एंड सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से आपका जो रिलीज होता है उससे हम कहते हैं क्या, बीटा एचसीजी रिलीज होता है आपके सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पे तो राइट आंसर तो होता है आपका सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एंड बीटा एचसीजी के बारे में 2-4 बातें सुन लीजिए। आप इसको 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन आप इसको यूरिन में एनालिसिस कर सकते हैं। 9 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन आप इसे 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन आप इसे ब्लड में एनालिसिस कर सकते हैं, सीरम में। एंड 9 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप इसे यूरिन में एनालिसिस कर सकते हैं। इसका जो लेवल होता है, इसके लेवल के बारे में बात सुन लीजिए। 100 इंटरनेशनल यूनिट 60 से 70 डेज पे, 60 से 70 डेज पे इसका 100 से 120 इंटरनेशनल यूनिट पर ml देखने को मिलता है।
कब, अब क्वेश्चन में पूछ ले 60 से 70 डेज पे 100 से 120 इंटरनेशनल पर इसका लेवल देखने को मिलता है, हाईएस्ट लेवल यही होता है इसका। कब देखने को मिलता है? 60 से 70 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, मतलब कि 2 से ढाई महीने की बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देन आफ्टर क्या होता है? आफ्टर 100 डेज इसका कांस्टेंट लेवल आ जाता है, वो आता है आपका 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट। ये कांस्टेंट वैल्यू है पूरी प्रेगनेंसी में, यही रहता है 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सो राइट आंसर इज सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। थायराइड ग्लैंड से आपके T3 एंड T4 आते हैं, एंड ओवेरी से जो आपको हार्मोन आते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आते हैं। यूट्रस से आपके कोई हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं। अब जो आता है आपका इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, उसे क्या बोलेंगे? ठीक है ना, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी ऊपर ही समझाया था सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो सभी लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी अदर ऑप्शन समझा रहा हूँ। हाइडेटिफॉर्म मोल किसे कहते हैं? कि हाइडेटिफॉर्म मोल का मतलब होता है कि जब मदर ओनली, मतलब कि हाइडेटिफॉर्म का दूसरा नाम होता है मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं, और इससे हम कहते हैं वेसिकुलर मोल भी से कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ओनली, मतलब प्लेसेंटा के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ना होकर ओनली प्लेसेंटा ही प्लेसेंटा बनती है, ठीक है ना। अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन इन प्लेसेंटा एंड कोरियोनिक विलाई, ये इसकी आपकी डेफिनेशन है। तो इसमें आपके एक साइन देखने को मिलता है, उससे हम कहते हैं यूएसजी के अंदर स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस, स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस इसे हम क्या कहते हैं इसके अंदर, ठीक है गाइस, स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यूएसजी के अंदर ये साइन देखने को मिलता है हाइडेटिफॉर्म मोल के अंदर, स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस। ओके, एंड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो रायपुरम से पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? तो कोरियोनिक कार्सिनोमा इसके अंदर देखने को मिलता है, हाइडेटिफॉर्म मोल के अंदर कोरियोनिक कार्सिनोमा देखने को मिलता है। सुनते जाना, लिखते जाना ये सब चीज़ें, ओके ना। एंड इसके अंदर बीटा एचसीजी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। बीटा एचसीजी का लेवल आपका 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर देखने को मिलता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml देखने को मिलता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एंड हाइपर एमएसएस ग्रेविडम, मतलब कि बीटा एचसीजी का लेवल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से मदर के अंदर हाइपर एमएसएस ग्रेविडम देखने को मिलता है। एंड इस दौरान प्रेगनेंसी के अंदर हम सेक्सुअल प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं 6 मंथ तक, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी अवॉइड करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? मल्टीपल प्रेगनेंसी पता होता है, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है जब पार्सल मतलब अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये होता है प्लेसेंटा प्रीविया। राइट आंसर इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 9 इज सिफिलिस, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। इसकी क्लास लूंगा मैं पीडियाट्रिक में सिफिलिस की, तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रेपेनोमा पैलिडम। माइकोबैक्टीरियम अगर ट्यूबरकुलाई होता तो वो आपका टीबी का होता कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, अगर माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता तो वो होता आपका लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। विब्रो कोलेराई होता है, जो विब्रो कोलेराई होता है वो आपका किसका होता है? चिकन पॉक्स का। हाँ, विब्रो कोलेराई होता है आपका, वो होता है चिकन पॉक्स का, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नो, विब्रो कोलेराई के अंदर आपका जो होता है ये कोलेरा के अंदर देखने को मिलता है, एंड जो चिकन पॉक्स का होता है वो आपका चिकन पॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसका गाइस मेरे को माइंड में नहीं आ रहा है, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट इसको देख लेते हैं बाद में। आप लोग सभी डालो कोलेरा, चिकन पॉक्स का क्या क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, एंड विब्रो कोलेराई का क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इकोलाई तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। विब्रो कोलेराई आपका कोलेरा को हो गया, ठीक है ना, जिसको फादर ऑफ, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट डालो। क्वेश्चन नंबर 10 इज द फॉलोइंग पेल्विस इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसफर अरेस्ट। देखो इसके अंदर थोड़ा सा काफ़ी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को, तो उसको ध्यान से सुनना आप सभी लोग। नाउ इसमें वो देखा एंथ्रोपोइड पेल्विस, एंड्रोइड, गायनोकोइड एंड प्लेटिपोइड, ठीक है ना। एंथ्रोपोइड, गायनोइड एंड प्लेटिपोइड, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो देखना इसमें क्या होता है, ट्रांसफर अरेस्ट के बारे में पूछा है कि देखिए ये जो आपकी पेल्विस है तो ये होता है आपका एंटीरियर पार्ट, ये होता है पोस्टीरियर पार्ट, ये होता है ट्रांसफर पार्ट, ठीक है ना।
तो इसमें पूछा है कि जो बच्चा अगर डिलीवर होता है तो सबसे ट्रांसफर अरेस्ट कौन सी में देखने को मिलता है। तो देखो आप बिना कुछ देरी किए, जो आपकी एंथ्रोपोइड पेल्विस होती है ना गाइस, उसके एंथ्रोपोइड पेल्विस के अंदर तो क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, ये लॉन्ग एंड ओवल शेप की होती है, लॉन्ग ओवल शेप की होती है। एंड इसके जो एपी डायमीटर होते हैं वो लॉन्गेस्ट एपी डायमीटर देखने को मिलते हैं, लॉन्गेस्ट एपी डायमीटर होते हैं, जिसकी वजह से इसके ट्रांसवर्स डायमीटर छोटे होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर एक तो ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। एंड इसमें क्या होता है, एंड्रॉयड पेल्विस होती है, वो आपकी हार्ट शेप की होती है, हार्ट शेप की होती है इस तरीके से। जो इसके जो इस पेल्विस के अंदर क्या होता है कि जो आपके नैरो प्यूबिक आर्च देखने को मिलता है, नैरो प्यूबिक आर्च देखने को मिलता है ट्रांसवर्ली। तो ये वाली पेल्विस है, ये भी पुअरेस्ट होती है किसके लिए, बेबी डिलीवर के लिए। तो देखो इसका एंड्रॉयड भी हो सकता है। अब किस्मत आपकी डिपेंड करती है, आपके सामने ऑप्शन में क्या आता है। देखो मैं तो जाऊंगा तो वो जाऊंगा मैं एंथ्रोपोइड पे, ठीक है ना। सो क्योंकि यहाँ पे एपी डायमीटर ज़्यादा इंक्रीज है किसके, एंड्रॉयड पेल्विस के। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर इज एंथ्रोपोइड पेल्विस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज द परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल एज। द परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल एज, उसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, जल्दी से ऑप्शन में मेंशन कर दो, रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, तो इसे हम कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। एमनोरिया कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम क्या कहते हैं, एमनोरिया कहते हैं, ठीक है ना गाइस। और ये क्या होता है, दो तरीके का होता है, प्राइमरी एमनोरिया, सेकेंडरी एमनोरिया। प्राइमरी एमनोरिया एंड सेकेंडरी एमनोरिया सर ने अच्छे से समझा रखा है, जहाँ पे ज़्यादा फर्दर डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ओलिगो एमनोरिया का मतलब क्या होता है कि इरेगुलर इफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर एंड इफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर 35 डेज, मतलब कि जो साइकिल आएगी आपके 35 डेज के बाद की आएगी। मतलब कि नॉर्मल जो साइकिल होती है 21 से 35 डेज की होती है, तो ये साइकिल मतलब कि साइकिल लंबी लंबी साइकिल आएंगी, ठीक है ना। सो इसे हम कहते हैं ओलिगो एमनोरिया। जबकि हाइपोमेनोरिया के अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग आपकी लेस देन 20 ml या लेस देन 2 डेज के अंदर देखने को मिलती है, मतलब कि स्कैंटी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ओनली मतलब कहे ना कि मतलब वहाँ पे ओनली स्पॉटिंग ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ओके, इसे हम कहते हैं लेस देन 20 ml ब्लड देखने को मिलता है। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, 20 से 60 ml, आपने सर ने बताया था 20 से 60 ml। ओके, तो यहाँ पे ब्लड देखने को मिलता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर इज, राइट आंसर यहाँ पे टिक करना, मेनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द पर्पज डूइंग फोर्थ मैन्यूअर। तो देखो लियोपोल्ड मैन्यूअर की बात हो रही है यहाँ पे। लियोपोल्ड मैन्यूअर के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट तो आता होगा लियोपोल्ड फर्स्ट, लियोपोल्ड सेकंड, लियोपोल्ड थर्ड, लियोपोल्ड फोर्थ। लियोपोल्ड फर्स्ट को हम कहते हैं, लियोपोल्ड फर्स्ट को हम कहते हैं फंडल मैन्यूअर या फंडल ग्रिप। और जो लियोपोल्ड सेकंड होता है उसके अंदर आता है आपका लेटरल ग्रिप। और लियोपोल्ड जो थर्ड आता है उसके अंदर, लियोपोल्ड थर्ड के अंदर आता है आपका कौन सा वाला, आपका पावलिक ग्रिप, PAWLIC, पावलिक ग्रिप। ओके, इस पावलिक ग्रिप को हम पेल्विक सेकंड भी कहते हैं, पेल्विक सेकंड भी इसका नाम होता है। एंड जो फोर्थ आता है लियोपोल्ड थर्ड की, जो लियोपोल्ड फोर्थ आता है उसे हम कहते हैं पेल्विक ग्रिप, जिसे हम कहते हैं पेल्विक फर्स्ट भी इसका नाम होता है, पेल्विक फर्स्ट भी इसे हम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। तो देखिएगा क्वेश्चन में पूछा है कि लियोपोल्ड फोर्थ क्यों करते हैं, तो करते हैं हम इंगेजमेंट को कंफर्म करने के लिए कि इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। एंड डिग्री ऑफ इंगेजमेंट चेक करते हैं किस में, लियोपोल्ड थर्ड के अंदर, जबकि कंफर्म करते हैं लियोपोल्ड फोर्थ के अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन में तो यह था आपका फंडल ग्रिप में चेक कर लेंगे, फंडल ग्रिप में, ठीक है। तो असिस्ट फ्लेक्शन एटीट्यूड या आपका लेटरल में चेक कर लेंगे। टू हैव आइडिया विद द फीटल पार्ट इज, कि कौन सा फीटल पार्ट प्रेजेंट है, ये आपका हम चेक कर सकते हैं, आपका फंडल ग्रिप से भी चेक कर सकते हैं कि जो बच्चे का मतलब कि बच्चे का जो कौन सा सैक्रल पार्ट है या फिर हिप वाला पार्ट है, ठीक है ना, सिफेलिक है या सैक्रल है, उसे हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ये सब डिस्कस करते हैं हम फंडल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 इज which of the following is used and an emergency contraceptive। तो देखना ध्यान से सुनना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात हो रही है यहाँ पे। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर दो तरीके से आते हैं, कि तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ठीक है,
और इस प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स के अंदर आप दूसरे आती है मॉर्निंग ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, मॉर्निंग ओनली पिल्स, और दूसरा आता है आपका RU46, ये 3 होती हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स का दूसरा एक इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है उसका नाम आपने सुना होगा लीवोनोर्जेस्ट्रेल, ठीक है, यहाँ तक सभी के माइंड में है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, लीवोनोर्जेस्ट्रोल। तो इसके लिए देखो ध्यान से सुनना, काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। तो देखो यहाँ पे इसका दूसरा नाम होता है अनवांटेड 72, इसी टैबलेट को हम कहते हैं अनवांटेड 72, ठीक है ना गाइस। इसकी जो डोज होती है 0.5 mg होती है, इसके अंदर जो आता है इससे अनवांटेड 70। तो इसकी 2 टैबलेट्स होती हैं, ओके, इसकी 2 टैबलेट्स होती हैं। फर्स्ट टैबलेट को तो विदिन 12 आवर्स के सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर लेना होता है, ओके गाइस। तो क्या होता है कि जब भी कोई कपल सेक्स करते हैं और उन्हें लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है तो वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं अनवांटेड 72 को। सो बॉयज़ ध्यान से सुन लेना इस बात को कि अनवांटेड 72 के ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है ना। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वैसे तो मतलब ये काफ़ी इफेक्टिव है, प्रेगनेंसी होती नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है बच्चे पे, ठीक है ना। सो अनवांटेड 72 को क्या कहते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, जाके ले आना। एंड अनवांटेड 72 काफ़ी इफेक्टिव है। सो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, है ना, काफ़ी स्टूडेंट को सुन के मज़ा आ गया होगा अनवांटेड 72 के बारे के अंदर। तो नालायकों क्लास को शेयर कर दो एंड लाइक कर दो सभी लोग, ठीक है ना। एंड अच्छे से पढ़ो, काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। OBG वाले सर जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, हाँ, जब आपका कॉन्ट्रासेप्टिव का लेक्चर आएगा, ओके। हाँ, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल पोजीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर बर्थ, की कौन सी पोजीशन होती है जो फेवरेबल होती है बर्थ के अंदर। तो देखिएगा, ध्यान से सुनना सभी लोग। तो फर्स्ट आता है वर्टेक्स, ट्रांसवर्स लाइफ, फ्लैंक, ब्रिज प्रेजेंटेशन, पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द हेड। इसको सोचने से पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं, वो डायरेक्ट जाएगा वर्टेक्स पे। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ने वर्टेक्स लगा दिया होगा अभी तक, तो आंसर गलत है, ठीक है, हटा दो उसे वर्टेक्स। तो देखिएगा, ये मदर की पेल्विस है एंड ये मदर लेटी हुई है ऐसे, कौन सी पोजीशन में, लिथोटोमी पोजीशन में, ऐसे लेटी हुई है मदर, ओके। तो क्या होती है, इसको मैं कह सकता हूँ एंटीरियर, ये होता है पोस्टीरियर, ठीक है ना। तो मैं कहूँ कि बच्चा यहाँ पे अगर कौन सी पोजीशन में, वर्टेक्स पोजीशन में, एंड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है एंड पोजीशन होती है, इसमें पूछा है फीटल पोजीशन कौन सी होती है। तो ये तो कहलाती है आपकी ऑक्सीपुटो एंटीरियर, बच्चे के ऑक्सीपुट के हिसाब से, एंड ये कहलाती है ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर। एंड देखो फिर आपने पोजीशन का नाम सुना होगा, ये वाला जो एरिया कहलाता है राइट, सॉरी, ये जो कहलाएगा आपका राइट एंड ये जो कहलाएगा लेफ्ट, इसे तो हम कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो ये तो वो आपका राइट, ये लेफ्ट, तो इसको तो मैं कह सकता हूँ ROA, इसको हम कह सकते हैं ROT, इसको हम कह सकते हैं ROP, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं LOA, इसे हम कह सकते हैं LOA, LOT एंड LOP। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल पोजीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर बर्थ। तो बताओ, कहते हैं ना कि जो LOA एंड LOP होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन होती है। अगर आपसे एग्जाम पूछ रहे टोटल पोजीशन कितनी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे राइट आंसर करना 8 पोजीशन, गिन लो, काउंट कर लो सभी लोग ध्यान से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 पोजीशन। अगर क्लिनिकल के अकॉर्डिंग पूछे और ऑप्शन में 4 दे रखा हो, ठीक है ना, तो आप राइट आंसर करना 4th पे, 4 पोजीशन होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दो, ऑप्शन इज D इज राइट आंसर, ठीक है ना। अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से रेस्पॉन्स दो सभी लोग, अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करें इन क्लासेज को, जल्दी से बताओ। कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाई। तो देखिएगा, 2 मैकेनिज्म होती है, प्राइमरी मैकेनिज्म, एक होती है सेकेंडरी मैकेनिज्म। प्राइमरी मैकेनिज्म होती है टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, और ये क्या करती है, टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। यहाँ तक क्लियर है सभी को। फर्स्ट तो करती है टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, तो सुनते जाना, ओनली बोलूँगा। तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से कैसे प्रिवेंट करती है, इनहिबिट ऑफ ओवुलेशन बाय नेगेटिव फीडबैक। एस्ट्रोजन को नेगेटिव फीडबैक भेजती है, एस्ट्रोजन अपना नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, वहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। दूसरा ऐसे तो क्या हुआ, ओवुलेशन नहीं होगा, LH नहीं आएगा तो ओवुलेशन कहाँ से होगा। दूसरा आता है मेक सर्वाइकल म्यूकस थिक इन द प्रेजेंस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, आपके एंडोमेट्रियम से कंटिन्यू सिक्रेशन आते रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सभी को।
और डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी, जब म्यूकस वहाँ पे ठीक हो जाएंगे, सर्वाइकल म्यूकस, तो क्या होगा वहाँ पे तो मदर के जो स्पर्म जा रहे हैं, मेल के स्पर्म जा रहे हैं, वो उनकी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा होता है इंक्रीज सीलियरी मूवमेंट इन द फेलोपियन ट्यूब, और ओवम को क्या होती है, मोटिलिटी प्रदान कराती है। तो ऑप्शन में बताओ इन चारों में से कौन सा मैच कर रहा है, ओवम को किल किया कि उसने नहीं किया। प्रिवेंट ओवुलेशन, हाँ यार ये हो सकता है। किलिंग स्पर्म, स्पर्म को किल थोड़ी कर रही है, उसकी मोटिलिटी को कम कर रही है, ये भी गलत है। फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, ये भी कोई ऑप्शन राइट नहीं है। तो आपका तो बताओ, सबसे पहले पढ़ा था हमने इनहिबिट ऑफ ओवुलेशन बाय नेगेटिव फीडबैक, किसके थ्रू, एस्ट्रोजन के थ्रू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर। एंड सेकंड में क्या होता है, जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर एंडोमेट्रियम की एट्रोफी हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, What is the correct about test tube baby? What is the correct about test tube baby? Fertilization inside female genital tract and grow in test tube. तो क्या हुआ, क्या पूछा, व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी। तो देखो टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर फर्स्ट तो आता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल जेनेटिक ट्रैक एंड ग्रो इन टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब फर्टिलाइजेशन तो आप फीमेल के जेनेटिक ट्रैक में कराओगे, आप बच्चे को ग्रो करोगे टेस्ट ट्यूब में। ऐसा सुना है क्या टेस्ट ट्यूब बेबी में? नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है, लेकिन उसको ग्रो क्या होता है, मदर के अंदर होता है। तो गलत आंसर है ये। रेयरिंग ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोर्न इन द इंक्यूबेटर, रेयरिंग ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोर्न इन द इंक्यूबेटर, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या होता है, तो गलत आंसर है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ इनसाइड वूम ऑफ मदर, हाँ ये राइट आंसर आपका, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड जेस्टेशनल इनसाइड वूम। ओके, फिर बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर अफेक्टेड आउटसाइड द जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ बताओ यहाँ पे राइट आंसर, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड जेस्टेशन इनसाइड वूम, ये सही है ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो बाहर करवाया आपने, और लेकिन बच्चा ग्रो कर रहा है मदर के वूम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट इज, तो राइट आंसर इज क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट इज, तो राइट आंसर होगा आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 18, व्हाट इज करेक्ट अबाउट एमनियोसेंथेसिस, व्हाट इज करेक्ट अबाउट एमनियोसेंथेसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो करोगे, विड्रॉल, फर्स्ट आता है इंट्रायूट्राइन डायग्नोसिस, उस पर्पज से कर रहे हो। एमनियोसेंथेसिस का मतलब होता है, देखो ध्यान से सुनना, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी से फ्लूइड रिमूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं, एमनियोसेंथेसिस। तो देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, इंट्रायूट्राइन डायग्नोसिस तो नहीं है, विड्रॉल ऑफ एल्टोनिक फ्लूइड फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन, एल्टोनिक फ्लूइड को ये दूसरा नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड, राइट आंसर। केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, नो। कल्चरिंग एमनियोटिक सेल्स एंड स्टडी ऑफ मीट एफएजी क्रोमोसोम टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज, यहाँ पे कल्चर नहीं कर रहे हैं, ओनली पूछा है एमनियोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज, थोड़ा गाइस फास्ट करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स दैट अकर जस्ट बिफोर ड्यूरिंग लेबर। तो देखो ब्लोटमेंट का मतलब तो क्या होता है, देखो ब्लोटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले सुनना, ब्लोटमेंट का मतलब क्या होता है, इंसर्ट 2 फिंगर इन टू द लेटरल फोर्निक्स, फोर्निक्स सबने आपको क्लास में पढ़ाया था, जेंटली अपवर्ड टैप टू द यूट्रस, ठीक है ना, मतलब कि 2 फिंगर इंसर्ट करनी है लेटरल फोर्निक्स में और यूट्रस को थोड़ा सा टैप करना है, ठीक है ना। फिर वहाँ पे क्या होगा आपको, मतलब थोड़ा सा जैसे इसको कहते हैं ना झूला झूलाना, सावन का महीना चल रहा है, झूला झूलाना, यही करना है आपको। तो क्या करोगे, 2 तरीके से होता है ब्लोटमेंट, सुनना, आप यूट्रस में टैप करके देख सकते हो, एक तो बाहर से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है डेलियम्स में, यूट्रस को टैप करता है एग्जामिनर, ठीक है, एरो से दिखा के डालना ब्लोटमेंट। तो देखो इंटरनल कब देखने को मिलता है, इंटरनल देखने को मिलता है 16 से 28 वीक पे, और एक्सटर्नल देखने को मिलता है 18 से 22 वीक पे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये एग्जाम पूछ सकता है, रेंज एवरेज पूछे तो 18 वीक, यहाँ पे पूछे तो 20 वीक, ठीक है ना। ओके, सो ये आपका ब्लोटमेंट हो गया। नाउ डायलेशन जो आपकी फर्स्ट स्टेज की लेबर है, स्टेज फर्स्ट की ये फेज है। देन मल्टीपेरस, जब कोई मदर है जो ज़्यादा प्रेग्नेंट हो रही है, मतलब कि एक से बाद ज़्यादा प्रेग्नेंट, उसे कहते हैं मल्टीपेरा। इफेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, ये है आपकी प्री लेबर की स्टेज है, ये प्री
लेबर की स्टेज होती है, इसे कहते हैं इफेसमेंट, जिसको परसेंटेज में काउंट करते हैं, ये आप ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज पॉसिबल विद एपिसियोटोमी। तो एपिसियोटोमी के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कॉम्प्लिकेशन है प्रोलॉन्ग डिस्पेरियूरिया ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनफुल सेक्सुअल, मतलब कि फीमेल को पेन होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसे हम कहते हैं डिस्पेरियूरिया। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी राइट इज विच वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविड, मतलब कि इंक्रीज वॉमिटिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बीटा एससीजी, ठीक है गाइस। और प्रोजेस्ट्रोन के प्रेजेंस में क्या होता है, जो कार्डियक स्पिंटर होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो जो क्या होता है, मदर जो भी खाती है वो बार बार मदर रिगजिटेट करती है, वॉमिटिंग करती है। तो क्या करता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होने की वजह से अपने अंदर फीमेल के अंदर क्या होता है, डिक्रीज विटामिन B1 का लेवल डिक्रीज हो जाता है। विटामिन B1 क्या कहलाता है आपका, थायमिन। एंड जब थायमिन की कमी होती है तो एक कंडीशन देखने को मिलती है, कहते हैं वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी। एंड वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी को अगर ट्रीट नहीं करते तो उससे हम कहते हैं कोर्सकाकॉफ साइकोसिस, ठीक है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं कोर्सकाकॉफ साइकोसिस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होता है वो कहता है कोर्सकाकॉफ साइकोसिस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन पूछा है क्योंकि क्वेश्चन में, इसलिए आपका राइट आंसर होगा कोर्सकाकॉफ साइकोसिस। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में देखते हैं। ग्रीनिश कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट, ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, क्या पूछा है, ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले तो फीटल डिस्ट्रेस के अंदर जो आपको एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर देखने को मिलता है, फीटल डिस्ट्रेस में मैंने बताया था कि आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, या फिर ऑप्शन में देख के रखता है ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश ओनली ग्रीनिश कलर, ना कि देखो ध्यान से सुनना, फीटल डिस्ट्रेस क्यों हुआ, फीटल डिस्ट्रेस क्यों हुआ, वो हुआ आपके बच्चे के अंदर हाइपोक्सिया हुआ था, जिससे बच्चा क्या कहता है, म्यूकोनियम को एमनियोटिक फ्लूइड में निकाल देता है, एंड वहाँ से ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। अगर ग्रीन ऑप्शन में ना हो तो आप राइट आंसर टिक करना ग्रीनिश पे, नॉट ग्रीनिश येलो, ओनली ग्रीनिश। RH इनकम्पटिबिलिटी के अंदर आपका देखने को मिलता है गोल्डन येलो कलर, गोल्डन येलो कलर का फ्लूइड देखने को मिलता है एमनियोटिक कलर का। एंड पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर आपका जो फ्लूइड देखने को मिलता है ग्रीनिश येलो कलर, या फिर मैं कह सकता हूँ सैफ्रॉन कलर, सैफ्रॉन कलर देखने को मिलता है किसमें, पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। एंड इंट्रायूट्राइन डेथ के अंदर, इंट्रायूट्राइन डेथ के अंदर आता है आपका, इंट्रायूट्राइन डेथ में आता है कौन सा, ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का। यहाँ तक क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है गाइस, थोड़ा सा साउंड है, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, थोड़ा सा साउंड है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर इन विद इन हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर डिलीवर ऑफ द बेबी की प्लेसेंट। देखो जनरली जो प्लेसेंटा डिलीवर होती है आपके स्टेज 3 के अंदर डिलीवर होती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, सर्विक्स डायलेट, सेकंड स्टेज के अंदर बेबी हेड डिलीवर, थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा आपका डिलीवर हो जाता है। तो जिसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 5 से 15 मिनट, 5 से 15 मिनट के अंदर आपकी प्लेसेंटा डिलीवर हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ओके। सो देखो आपका जो एक्टिवली प्लेसेंटा डिलीवर होती है, एक्टिवली मतलब कि आप प्लेसेंटा को अगर मतलब जैसे एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं तो 5 मिनट, और पैसिव मैनेजमेंट मतलब जैसे कंट्रोल कोड ट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या होता है आपका 15 मिनट के अंदर, या फंडल मसाज हो गया, ऐसे करके आप प्लेसेंटा को डिलीवर कराते हो तो उसे हम कहते हैं 15 मिनट के अंदर होता है। सो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 5 मिनट, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ तक जो भी WCL का एग्जाम लगा तो उसके अंदर 30 मिनट बना था, जो कि गलत आंसर था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीटोसिन कॉज ऑल एक्सेप्ट, ऑक्सीटोसिन क्या क्या कर सकता है एक को छोड़ के। तो देखो मेमोजेनेसिस होता है एक लैक्टोजेनेसिस होता है, गैलेक्टोकाइनेसिस होता है, गैलेक्टोपोइसिस होता है। ये 4 टर्म्स होते हैं लैक्टेशनल के अंदर। तो मेमोजेनेसिस कब होता है, मेमोजेनेसिस होता है जब 6 to 8 वीक पे, ठीक है, 6 to 8 वीक पे मेमोजेनेसिस देखने को मिलता है फीमेल के अंदर। कि मदर के अंदर क्या होता है, मदर के ब्रेस्ट रेडी होते हैं इसके लिए, मदर की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। लैक्टोजेनेसिस मतलब कि कोलेस्ट्रॉल मदर के अंदर सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, जो कि 12 वीक पे होता है। गैलेक्टोकाइनेसिस ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, मतलब कि गैलेक्टोकाइनेसिस की मतलब कि वहाँ क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस के अंदर वहाँ से
मिल्क का मिल्क का इजेक्शन होता है, उससे वो कहता है ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस के अंदर। जबकि गैलेक्टोपोइसिस के अंदर क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसकी प्रेजेंस के अंदर मिल्क का सिक्रेशन एंड प्रोडक्शन होता है। तो देखो लैक्टोजिनेसिस के अंदर कहीं ऑक्सीटोसिन का फंक्शन आया का नहीं आया। मिल्क इजेक्शन करवाता है आपको ऑक्सीटोसिन, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एंड मायोएपिथेलियम सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवा के मिल्क को इजेक्ट करवाता है, ठीक है ना। सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा नाम होता है गैलेक्टोकाइनिन हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन का नाम होता है गैलेक्टोपोइटिन हार्मोन। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नाउ लास्ट क्वेश्चन आ रहा है ओबीजी का अपना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा इज, तो उससे हम कहते हैं क्या, जब आपकी प्लेसेंटा प्री मैच्योर सेपरेट हो जाती है तो उससे हम कहते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, उसे हम कहते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा इम्प्लांट हो रही है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में तो उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। और जब प्लेसेंटा इनक्रिएटा किसे कहते हैं, प्लेसेंटा इनक्रिएटा कहते हैं कि जब आपकी प्लेसेंटा, आपको पता होता है कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी लेयर तक आपकी जो प्लेसेंटा होती है वो इम्प्लांट होती है। लेकिन अगर आपकी प्लेसेंटा वहाँ पे ना होके आपकी एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के पास पहुँच जाए, मतलब एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम के जंक्शन पे पहुँच जाए तो उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रिएटा। और इनक्रिएटा कहते हैं जब आपकी प्लेसेंटा मायोमेट्रियम के अंदर एंटर कर जाती है लेकिन उसे क्रॉस नहीं करती है तो उसे कहते हैं इनक्रिएटा। और परक्रिएटा का मतलब होता है जब 3 लेयर को आपकी प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा परक्रिएटा। ये आपकी एबनॉर्मलिटी सर पढ़ाएंगे जब आपका प्लेसेंटा वाला चैप्टर आएगा। सो गाइज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया है। आज की क्लास कैसी लगी, थोड़ा सा साउंड इशू था उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी आज की क्लास आई होप अच्छी रही होगी, आपको हर एक क्वेश्चन का रैशनल समझ आया होगा। सो इसके बाद हम जो अपने रिमेनिंग क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थ्योरी क्लासेज अपनी चल रही है। सो गाइज आपका इतना काफ़ी सपोर्ट रहा है, सो इसी तरह आपका प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।